नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगी भाई क्लासेस पर। मैं योगी लेकर के आया हूँ आज एक नया लेक्चर जो कि बेस्ड है नियोलिथिक कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर और आयरन एज पर, जिनको कि हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने लिथिक एज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने मीज़ोलिथिक और पालियोलिथिक जो दोनों थे उनको पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा और पसंद भी किया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो दोस्तों, आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जैसा मैंने बताया आपको, इसमें हम जो लिथिक एज का तीसरा पार्ट है नियोलिथिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो लिथिक एज है उससे हटके जो चाल्कोलिथिक आता है, मतलब चाल्कोलिथिक पीरियड जो है या चाल्कोलिथिक कल्चर जो है, वो हम उस एज सिस्टम में प्रॉपरली फिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ब्रेक सा हो गया था। मतलब लिथिक के बाद जैसे मेटल एज आती है, ब्रॉन्ज एज, तो ये चाल्कोलिथिक जो है, तो ये नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा हमको। और फिर जो चाल्कोलिथिक है उसके बाद आएगा कॉपर ब्रॉन्ज एज, और फिर उसके बाद आएगा आयरन एज। तो जैसे इंडिया में हम जानते हैं, हमारे देश में, कि आयरन एज जो है उसके साथ ही वैदिक काल जो था उसकी शुरुआत हुई थी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नियोलिथिक कल्चर के बारे में। तो नियोलिथिक कल्चर जो है दोस्तों, तो ये जो कल्चर था न्योलिथिक, न्योलिथिक इस पीरियड को न्योलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब इसको न्योलिथिक रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा हमने देखा कि पहले का जो इंसान, जो आदि मानव था, वो हंटर गैदरर था। ठीक है, वो एक छोटे छोटे झुंड में रहता था, मतलब जिसको बैंड बोलते थे। बाद में क्या हुआ, धीरे 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 क्या हुआ, सेटलमेंट की तरफ हम अग्रसर हुए। फिर जो प्रिमिटिव विलेज की स्टेज आई। ओके। सो इस तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता गया और हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते गए। तो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन जो था, तो इसको आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, या यूं कहें कि इंग्लैंड में। तो उस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बदौलत इंडस्ट्रीज को जो जो कच्चा माल था उसकी पर्याप्त आपूर्ति हुई, और उसके चलते जो है वहां पर रिवॉल्यूशन हुआ। तो उसी प्रकार से नियोलिथिक रिवॉल्यूशन जो है, ये करीबन इसने मतलब जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तो 100 साल लगे थे, लेकिन नियोलिथिक रिवॉल्यूशन को होने में पूरे 3000 से 4000 साल के आसपास का समय लगा। तो हाँ, अगर हम नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे आपके एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेटल्ड लाइफ की, कि लाइफ में क्या परिवर्तन हुए अगर एग्रीकल्चर सरप्लस होता है तो। फिर टूल्स, जो टूल टाइपोलॉजी थी, कि टूल किस तरीके के थे। ठीक है, इकोनॉमी में क्या बदलाव हुआ, ये सभी चीजें हम जानेंगे। तो दोस्तों, नियोलिथिक कल्चर जो है, इसकी अगर हम शुरुआत माने भारत में, इंडिया में, तो करीबन 3000 वर्ष पूर्व, 3000 साल पहले ये लगभग शुरू हुआ। ठीक है। और जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें जो थे मेन स्पेसिफिक थिंग जो है, वो थी सेटल्ड लिविंग एंड सरप्लस फूड। ठीक है। तो ये इसका था। अब न्योलिथिक जो रिवॉल्यूशन हुआ दोस्तों, तो ये जो बदलाव हुए, इन बदलाव को बताने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो थे, जिन्होंने इनकी खोज की, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। जैसे कि एक गॉर्डन चाइल्ड महोदय हुए, जिन्होंने नियोलिथिक पीरियड पर काफी काम किया। तो गॉर्डन चाइल्ड ने थ्योरी दी अपनी ओएसिस थ्योरी। ठीक है। एंड ऐसे एक ब्रेडवुड हुए, ब्रेडवुड ने अपनी थ्योरी दी न्यूक्लियर जोन थ्योरी। और फिर एक थी पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी। ठीक है। तो चलिए, मैं लेक्चर के दौरान ही आपको इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि न्यूलिथिक कल्चर में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनने इसके ऊपर काम किया, वो कौन कौन थे। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कि एच डी साकलिया जी, तो उनका नाम तो हमको याद रखना ही है। ठीक है। साथ में गॉर्डन चाइल्ड, रॉबर्ट ब्रूस फुट, आर के शर्मा, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिनको कि आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल असेंबलेज की आर्कियोलॉजी एविडेंस, या वो क्या चीजें थी जिनके बेस पे हम इस पीरियड के बारे में जान पाए।
तो सबसे पहले उसमें आते हैं दोस्तों पॉलिश टूल्स। ठीक है, उस समय के जो टूल्स थे वो आप देख सकते हैं कि जो पालियोलिथिक पीरियड था उसमें तो जो क्रूड हैंड एक्सेस, चॉपर टूल, चॉपिंग टूल, ये सब हमको मिलते थे। लेकिन और फिर उसके बाद मीजोलिथिक पीरियड आया, उसमें हमको माइक्रोलिथ मिले, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ था जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। उसके बाद जो नियोलिथिक है उसमें चूंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया, तो इंसान, या यूं कहें कि जो आदि मानव था, तो वो क्रूड जो उसके जो टूल्स थे उनको वो पॉलिश करके थोड़ा रिफाइन उसने उसको किया, और पॉलिश टूल की हम स्टेज में आए। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें कि जैसा मैंने बताया कि एग्रीकल्चर में सरप्लस होने लगा था, तो सरप्लस को आपको स्टोर करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो जो नियोलिथिक पीरियड था उसमें जो पोटरी थी, या जो मिट्टी के जो बर्तन जो मिलते हैं, मृदभांड जिनको कहा जाता है, तो उनको जो चक्का था, ठीक है, जिसको व्हील बोलते हैं, उस व्हील की सहायता से बर्तन बनाए जाने लगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उनका शेप जो था वो, अगर हम पालियोलिथिक से कंपेयर करें तो शेप में भी उसमें सुधार हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको कौन कौन से मिट्टी के बर्तन मिले, किस किस कलर के हमको मिले। तो इसमें थे आपके धूसर रंग के या स्लेटी कलर के, एक आपका लाल कलर के, रेड कलर के, और ब्लैक एंड रेड कलर के। तो इस तरीके के बर्तन हमको मिलते हैं जिनमें कि जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था उनको जो नियोलिथिक लोग जो थे वो संभाल के रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये पोट्री हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन जो था, जो फसलें, जो प्लांट जो थे और जो जानवर थे, उनको भी जो उस समय का जो आदि मानव था तो उसने डोमेस्टिकेशन उनका स्टार्ट कर दिया था। तो प्लांट में अगर हम बात करें तो जो वाइल्ड वैरायटी जो थी गेहूं की और बारले की, उसका उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था। और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आपके बफेलो, पिग, डॉग, केटल्स, ये शिप्स, गोट, ये सभी उस समय उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ स्लाइड में मैं लिखना भूल गया हूँ, तो जो मैंने बताया उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नियोलिथिक जो टूल्स थे, तो जैसा मैंने बताया, तो इनमें कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स की अगर आप बात करेंगे तो इन टूल्स में होगा आपका हैंड एक्सेस, ठीक है ना, तो थोड़ी रिफाइंड टाइप की, फिर एजेस, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या उनके टूल्स थे। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल्स की, कि कौन से महत्वपूर्ण साइट्स हैं इंडिया में जहाँ पर नियोलिथिक कल्चर के बारे में हमको पता चलता है। तो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनको एटलीस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो जैसे कि महत्वपूर्ण साइट्स हो गई आपकी बुर्जा होम, चिरांद, आपका उटनूर, नागार्जुन कोंडा आपका आंध्र प्रदेश में, हल्लूर, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। ठीक है, ये सभी साइट्स जो हैं इनको हमें याद रखना है। अब नियोलिथिक जो मैंने आपको बताया कि भाई टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ, ठीक है, इकोनॉमी में भी परिवर्तन आए। तो इन सब के चलते क्या हुआ ना, कि पहले जो इंसान था, पहले जो आपका हंटर गैदरर जो पालियोलिथिक में था, तब जो सोसाइटी थी वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया और नियोलिथिक में चूंकि सरप्लस हमको मिलने लगा, तो जो लैंड था, लैंड पर भी लोगों ने अब अपना अधिकार जमाना शुरू किया, कि लैंड को डिवाइड कर लिया कि ये मेरी लैंड, ये तेरी लैंड, इस तरह से। तो उससे क्या हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का विकास होने लगा। पहले क्या था कि पहले जो हंटर गैदरर जो आदि मानव था, वो जो मान लीजिए कुछ हंट करके लाया, तो उसको वो अपने जो किनशिप जो टर्म्स, जो किनशिप जो होती थी, जो किनशिप के हिसाब से वो उसको आपस में बांट लेते थे, और वैसे भी उनका ग्रुप छोटा होता था। ठीक है, लेकिन जब नियोलिथिक में सरप्लस होने लगा, जब एग्रीकल्चर सरप्लस हमको मिलने लगा, तो उस वक्त क्या हुआ कि फिर जो उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें जो कुछ लोग थे, जो कि जो बड़े लोग समझ लीजिए, ठीक है ना, थोड़े पावरफुल कुछ होंगे इस टाइप के, तो उन्होंने फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था रिसोर्सेज का, उस पर उनने अपना अधिकार जमाना शुरू किया। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे पॉलिटी जो थी, पॉलिटी का भी विकास इन सबके साथ साथ चलता रहा। ठीक है, तो ये था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन और नियोलिथिक कल्चर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं
तो हम जानेंगे कि नियोलिथिक के बाद आता है हमारा चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक को हम और क्या बोलते हैं? कॉपर स्टोन एज। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इस पीरियड में हमको जो स्टोन जो थे, जो पाषाण के जो टूल्स थे या जो पत्थर के जो टूल्स थे, उसके साथ साथ हमको मेटल टूल, स्पेशली कॉपर के टूल, वो भी हमको मिलते हैं, उनका उपयोग भी स्टार्ट हो गया था। अब हम अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये करीबन 3300 साल पहले स्टार्ट हो गई थी। स्लाइड में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको आप सुधार लीजिएगा, 3300 वर्ष है करीबन। ठीक है। तो ये चालकोलिथिक पीरियड जो था, जैसा मैंने आपको बताया, अब इसमें भी हम अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपका आहार कल्चर, आहार बनास कल्चर जो कि आपका राजस्थान में है, फिर आपका कायथा कल्चर जो कि एमपी में है। तो ये कायथा कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें, क्योंकि इसके स्पेसिफिक, इसके डिटेल्स मतलब और कल्चर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जानने को मिला। फिर एरन, नवदा टोली, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हुए। ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ खास विशेष तथ्यों की, कि इस दौरान चालकोलिथिक पीरियड में कुछ विशेष क्या हुआ, तो रूरल सेटलमेंट जो था उसकी शुरुआत हुई। तो सीडेंट्री और सेमी सीडेंट्री टाइप का रूरल कल्चर स्टार्ट हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया आपको कि नियोलिथिक में एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। तो जब सरप्लस हुआ तो डेफिनेटली आपको एक पर्टिकुलर स्थान पर रहना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि आपकी फील्ड वहाँ है, आपके खेत वहाँ है जहाँ पर आप फसल उगा रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके क्या है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल का इवोल्यूशन हुआ। इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी में भी अब जब आदमी के पास टाइम है, वो एक जगह रह रहा है, ग्रुप में रह रहा है, तो पेस्टोरल और अर्ली फार्मिंग जो थी, जो कि सरप्लस जैसा पे जो नियोलिथिक का चला आ रहा था, तो वो सभी कंटिन्यू यहाँ पर हुआ। और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जैसे पहले भी स्टार्ट हो चुका था नियोलिथिक में, यहाँ पर और अच्छे रूप से वो निखर के आया। तो कैटल, शिप, पिग्स, बफेलो, इन सभी का इन सभी को पालना इंसान ने शुरू किया। उसके बाद अगर हम मिट्टी के बर्तन की बात करें तो इस पीरियड में स्पेशली हमको ब्लैक और रेड वेयर, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ये इसकी एक खास बात है। और दोस्तों, चालकोलिथिक जो पीरियड है, इसी के अंत में जब जो हड़प्पा कल्चर है वो भी इसी का एक पार्ट आता है। ठीक है। तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा हड़प्पा कल्चर के बारे में। ठीक है। अभी हम बस चालकोलिथिक तक अपने आप को सीमित करके रखते हैं। तो जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं कि चालकोलिथिक कल्चर की जो कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं वो मैंने हाईलाइट यहाँ पे की हुई हैं। आप देखिए कि मेहरगढ़ जो है, इसकी प्रोमिनेंट साइट्स थी। एक साइट है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है वो वर्तमान जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, ये वहाँ पर है प्रेजेंट में। तो मेहरगढ़ में चालकोलिथिक साइट्स के काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद चिरांद हो गया आपका बिहार में, फिर आहार बनास हो गया, कायथा हो गया, नवदा टोली है, दाइमाबाद और जोरावे कल्चर। ये जो महाराष्ट्र के जो दाइमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, ये वाला जो रीजन है, इसको जोरावे कल्चर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमको चालकोलिथिक पीरियड के बारे में जो साइट्स थी, सॉरी माफ कीजिएगा, जो चालकोलिथिक साइट्स थी वो हमको इन जगह से मिली है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। तो टाइम पीरियड का जैसा मैंने बताया कि ये त्रुटिवश यहाँ पर 1800 हो गया है, लेकिन इसको आप 3300 वर्ष कर लीजिएगा। और जैसा मैंने बताया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर ब्रॉन्ज एज दोनों के बीच की एक अवस्था थी लगभग। उस मतलब उस पीरियड में इसको हम मानेंगे थोड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं चालकोलिथिक के बाद आता है कॉपर ब्रॉन्ज एज। ठीक है दोस्तों, वो काफ़ी एक शॉर्ट पीरियड के लिए था वो पीरियड, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बस आपको एक्सप्लेन ही कर दूंगा। यहाँ पर स्लाइड मैंने आयरन एज की बनाई है उसके बाद। तो कॉपर ब्रॉन्ज एज जो था, कॉपर ब्रॉन्ज एज में विशेषकर रूप से ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लगा। जो टूल, जो मेटल जो था वो ब्रॉन्ज, क्योंकि उस समय मेटलर्जी जो थी, मेटलर्जी का विकास हो चुका था। तो जो टूल्स वगैरह थे, ठीक है ना, उसमें ब्रॉन्ज का यूज होने लगा। ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा आयरन एज। आयरन एज में हम देखेंगे कि जो पीरियड था इसका, वो करीबन स्टैंडर्ड जो बताते हैं वो 11th सेंचुरी बीसी जो है उसके आसपास बताते हैं, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन एक रफ, अगर हम एक ब्रॉड रेंज अगर इसकी हम लें तो उसमें हम करीबन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के
600 ईसा पूर्व तक हम इसको मान सकते हैं, आयरन एज को। और यही वो काल था दोस्तों जब वैदिक युग की शुरुआत हुई। जो जो वैदिक युग हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अ, उत्तर वैदिक युग एवं अ, पूर्व वैदिक युग। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज हम आयरन एज पर ही सीमित कर मतलब अपने आप को यहीं तक सीमित रखते हैं। आयरन एज को बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों आयरन एज की अगर हम बात करें तो इसमें हमको स्पेसिफिक क्या मिला है कि परमानेंट सेटलमेंट जो था। आपको पता है कि वैदिक एज में जो 16 जनपद जो थे उनका उद्गम हो गया था। तो डेफिनेटली परमानेंट सेटलमेंट रहेगा, तभी तो भाई आप जनपद की स्टेज तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, और अर्बन कल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे अर्बन कल्चर की अगर हम बात करें तो ये इंडस वैली जो था, सबसे फर्स्ट टाइम जो था अर्बन कल्चर वहां शुरू शुरू हुआ था। तो वैदिक काल में जो अर्बन कल्चर आता है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, सेकंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो जैसा पहले मैंने बताया कि सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा था, तो यहाँ पर भी वो कंटिन्यू करता है। और पॉलिटी, तो दोस्तों जो पॉलिटी थी उसमें काफ़ी विकास होता है इस वक्त। तो इस वक्त आयरन एज में जैसा मैंने बताया कि जनपद सिस्टम वहाँ पर हो गया था, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो जो मोनार्की और जो दूसरे टाइप की और जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उनका विकास इस वक्त तक लगभग हो चुका था। ठीक है, तो फिर इसकी अगर हम साइट्स की बात करते हैं तो अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, इनामगांव, बागोर, आदमगढ़, ये सभी आयरन एज की कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जहां से कि आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आपकी जो एग्जाम है एमपीपीएससी, स्पेशली एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें अगर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक या आयरन एज, तो जो जो मैंने आपको स्लाइड्स में आपको जो दिया है, अगर इतना भी आप कुछ कीवर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर 6 मार्क के हिसाब से भी आता है, 6 मार्क तो छोड़िए आप, मैंने 15 मार्क्स के हिसाब से भी इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो बस अब आपको ये करना है कि कट शॉर्ट करना है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स के लिए हमको 50 शब्दों में आंसर देना है। और जो 15 मार्कर तो सॉरी माफ कीजिएगा अब रहा नहीं, अब 11 मार्कर जो हुआ है आपका, तो 11 मार्कर के लिए 200 वर्ड्स में हमको लिखना है। तो जितना मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है लगभग लगभग ये पर्याप्त है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। एंड प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं योगी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।